आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरी जो आज की वीडियो है उसका जो टॉपिक है वो है वक्रोक्ति सिद्धांत, साधारणीकरण और औचित्य सिद्धांत। लेकिन ये सब जो टॉपिक है ये भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत आते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपको मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो स्टार्ट करते हैं। वक्रोक्ति सिद्धांत। वक्र का अर्थ है टेढ़ा बांका, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि सीधी सरल बात को भी टेढ़े और विचित्र ढंग से कहना वक्रोक्ति कहलाता है। ये अक्सर बहुत से लोगों की आदत भी होती है, उसे ही हमारे आचार्यों ने वक्रोक्ति सिद्धांत बना दिया। इसके प्रवर्तक थे कुंतक। ठीक है, तो कुंतक का क्या कहना था कि वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक कुंतक थे। उनका ग्रंथ था वक्रोक्ति काव्य जीवितम। इसमें इन्होंने वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा स्वीकार किया था और कुंतक ने वक्रोक्ति को वैदग्ध्य भंगी भणिनीति कहा था। ये नाम दिया था उन्होंने अपने इस वक्रोक्ति काव्य जीवितम में वक्रोक्ति सिद्धांत को, ये वाला नाम। ठीक है, ये कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो ये कुंतक ने ये नाम दिया था। फिर इसमें हमारे जो नेक्स्ट आते हैं वो है भामा। भामा ने वक्रोक्ति तथा अतिशोक्ति का समान अर्थ में प्रयोग किया, यानी कि भामा ने वक्रोक्ति और अतिशोक्ति दोनों को एक ही मान लिया। भामा वक्रोक्ति को मूल अलंकार मानते हैं। ठीक है, सर्वप्रथम वक्रोक्ति का शास्त्रीय विवेचन भामा ने ही किया था। मतलब इसके प्रवर्तक तो कुंतक माने जाते हैं, लेकिन साहित्य में जो एक प्रकार से इसका शास्त्रीय विवेचन किया और काफी लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन दिया था वो भामा ने ही दिया था। वक्रोक्ति लेकिन इन्होंने वक्रोक्ति और अतिशोक्ति का एक ही अर्थ निकाला, जबकि वक्रोक्ति का मीनिंग होता है टेढ़ा बांका और अतिशोक्ति होता है किसी बात को बड़ा चढ़ाकर बोलना। तो दोनों चीजें अलग हैं, बट इन्होंने एक समान अर्थ इसका लिया था। फिर नेक्स्ट हमारे दंडी। भामा की तरह वक्रोक्ति को इन्होंने महत्व दिया था। समस्त वाङ्मय यानी कि साहित्य को इन्होंने दो भेद बताए थे, स्वभावोक्ति और वक्रोक्ति। फिर है हमारे आनंदवर्धन। आनंदवर्धन भामा के अनुसार ही वक्रोक्ति और अतिशोक्ति को पर्याय माना और सभी अलंकारों को अतिशोक्ति के अंतर्गत माना। यानी कि आनंदवर्धन ने अतिशोक्ति को इम्पोर्टेंट माना और सारे अलंकारों को उसके अंतर्गत समाया हुआ माना। यानी कि इन्होंने अतिशोक्ति को काव्य की आत्मा कहा आनंदवर्धन ने। वामन ने क्या कहा? वक्रोक्ति को एक अर्थ अलंकार मात्र माना, केवल ये एक अर्थ अलंकार है और कुछ नहीं है। रुद्रट ने वक्रोक्ति को शब्द अलंकार माना। ठीक है, और इसके दो भेद माने थे इन्होंने, काकू वक्रोक्ति और श्लेष वक्रोक्ति। श्लेष कह देते हैं कभी कभी, सबंग भी कह देते हैं। मेन श्लेष नाम ज्यादा फेमस है। ठीक है, तो जो वक्रोक्ति के दो भेद किए थे, काकू वक्रोक्ति और श्लेष वक्रोक्ति, ठीक है, वो रुद्रट ने किए थे। और ये एक बार पूछा भी गया था क्वेश्चन कि वक्रोक्ति के जो दो भेद हैं, काकू वक्रोक्ति और श्लेष वक्रोक्ति, वो किस आचार्य ने किए? तो वो रुद्रट ने किए थे। इसमें नेक्स्ट है भोजराज। भोजराज ने वक्रोक्ति को वक्र वचन कहा था और समस्त साहित्य को तीन प्रकारों में विभाजित किया था, वक्रोक्ति, रसोक्ति और सौभवोक्ति। ठीक है, कुंतक ने वक्रोक्ति को 6 प्रकारों में विभाजित किया था। प्रवर्तक वक्रोक्ति के कुंतक ही थे, तो 6 प्रकार की वक्रोक्ति उन्होंने बताई थी। वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्ध वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता और प्रबंध वक्रता। तो ये था हमारा वक्रोक्ति का सिद्धांत, जो कि कुंतक ने स्टार्ट किया था। फिर आगे सभी आचार्यों ने उसके विषय में क्या कहा क्या नहीं कहा, ये उसका डिस्क्रिप्शन है, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारा इसमें है साधारणीकरण। साधारणीकरण का सिद्धांत वो क्या है, किस कवि ने उसके बारे में क्या कहा, हम अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं। सर्वप्रथम भट्टनायक ने ही साधारणीकरण की अवधारणा दी थी। जब भरत मुनि का रस सूत्र आपने पढ़ा होगा तो उसकी जो व्याख्या की है, पहले भट्ट लोलट ने, फिर शंकुक ने की थी। थर्ड जो की थी वो भट्टनायक ने की थी, और उसी के अंतर्गत उन्होंने साधारणीकरण शब्द का यूज किया था और बताया था कि साधारणीकरण क्या है। ठीक है, तो भट्टनायक ने बताया था कि जो भावकत्व जो होता है, जब उसकी अवस्था आती है तो वही साधारणीकरण है। इस व्यापार द्वारा स्थायी भाव, विभाव आदि का साधारणीकरण होता है। ठीक है, ये जो मैंने सा लिख के डॉट लगाई है, इसका मतलब है साधारणीकरण।
साधारणीकरण वह व्यापार है जिसके द्वारा काव्य सृष्टि में कवि द्वारा निर्मित पात्र विशेष न रहकर सामान्य बन जाते हैं, अर्थात संबंध विशेष का त्याग करके सामान्य रूप अथवा स्थिति को प्राप्त करते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब आप कोई काव्य पढ़ रहे हैं या कोई नाटक देख रहे हैं, जब काव्य को पढ़ते समय जो कवि की सोच होती है, जिस स्टेज तक कवि सोच कर लिखता है, जब हम भी उसी स्टेज तक सोचने लगते हैं, जब कवि की और हमारी जो सोच होती है वो एक होती है, उसकी अनुभूतियाँ, उसकी सोच सब कुछ हमारे अंदर समा जाती है और हम बिल्कुल वैसा ही सोचते हैं जैसा कवि कहना चाहता है या कवि सोच रहा है। जब दोनों की अनुभूतियाँ एक जैसी हो जाती है, कवि की भी और दर्शक या पाठक की भी, तब उस स्थिति को साधारणीकरण कहते हैं। ये कहना चाह रहे हैं भट्टनायक। अब अभिनवगुप्त ने इसके बारे में क्या कहा है? अभिनवगुप्त ने बताया कि साधारणीकरण के सिद्धांत को सुव्यवस्थित रूप देने का श्रेय अभिनवगुप्त को ही है। ये इनके बाद ही थे, ठीक है, समकालीन थे वैसे तो दोनों एक दूसरे के, बट इसको जो एक तरह से सुव्यवस्थित रूप दिया था अभिनवगुप्त ने ही दिया था। विभावादि के स्थायी भाव के साथ सहृदय की अनुभूति का साधारणीकरण होता है, ये इन्होंने कहा था। नगेंद्र जी का ये कहना था कि साधारणीकरण होता है कवि की अनुभूति का जिसे लोक हृदय की पहचान हो, यानी कि इन्होंने किसको इंपॉर्टेंस दी? कवि की अनुभूति को। शुक्ल जी ने कहा कि साधारणीकरण आलंबनत्व धर्म का होता है, ये उनकी स्टेटमेंट थी। नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा कि दर्शक या सहृदय का कवि की भावना तक पहुंचना ही साधारणीकरण है। नेक्स्ट इसमें श्याम सुंदर दास ने कहा कि कवि और पाठक की चित्त वृत्तियों की एक तान एक लय होना ही साधारणीकरण है। गुलाब राय ने कहा कि साधारणीकरण व्यक्ति का नहीं बल्कि उसके संबंधों का होता है। तो ये था हमारा साधारणीकरण का सिद्धांत, जो कभी कभी इसके बारे में भाई पूछ लिया जाता है कि अभिनवगुप्त ने क्या कहा, नगेंद्र ने, या इनकी स्टेटमेंट ही दे देते हैं कि साधारणीकरण कवि की अनुभूति का होता है जिसे लोक हृदय की पहचान हो। ये स्टेटमेंट किस आचार्य की है? तो आपको पता होना चाहिए कि वो भाई नगेंद्र की है, किसकी है। तो ये हमारा जो सिद्धांत था वो साधारणीकरण का था। इसके बाद जो भारतीय काव्य शास्त्र में नेक्स्ट आता है वो है औचित्यवाद, ठीक है। आचार्य अभिनवगुप्त के शिष्य थे क्षेमेंद्र, उन्होंने उनकी कृति थी औचित्य विचार चर्चा, उसमें उन्होंने औचित्य को काव्य की आत्मा स्वीकार किया था। क्षेमेंद्र ने औचित्य को ही रस का प्राण माना है, ठीक है। साहित्य के अंतर्गत किसी कृति में काव्य के सभी अंग जैसे कि रस, छंद, अलंकार, इन सब का उचित मात्रा में प्रयोग करना ही औचित्य कहलाता है। अब इस क्षेमेंद्र ने तो 27 प्रकार के औचित्य बताए थे, जो क्षेमेंद्र थे उन्होंने। आनंदवर्धन ने औचित्य को साहित्य के क्षेत्र में स्थापित किया था, आनंदवर्धन ने, और इन्होंने बताया कि औचित्य के अभाव में ही रस में दोष उत्पन्न होता है। रस के साथ औचित्य का संबंध स्थापित किया था। किसने किया था? वो आनंदवर्धन ने, रस के साथ। और इन्होंने 6 प्रकार के औचित्य बताए थे: रसौचित्य, अलंकारोचित्य, गुणौचित्य, संघटनौचित्य, प्रबंधौचित्य, रीतिऔचित्य। फिर नेक्स्ट कुंतक का क्या कहना था कि काव्य में 2 गुण स्वीकार किए गए हैं, औचित्य और सौभाग्य। कुंतक ने काव्य में 2 गुण स्वीकार किए, औचित्य और सौभाग्य। रुद्रट ने कहा कि काव्य में अनुप्रास वृत्तियों का प्रयोग औचित्य को ध्यान में रखकर करना चाहिए। तो ये थे हमारे औचित्य का सिद्धांत। इस वीडियो के अंतर्गत हमने साधारणीकरण, औचित्य और वक्रोक्ति 3 सिद्धांतों को पढ़ा, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी सिद्धांत के बारे में अन्य जो कवि क्या कहते हैं, क्या स्टेटमेंट देते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और वही अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। तो आप इन सबको नोट कीजिए, अपने एग्ज़ाम के आप नोट्स बनाइए, तैयारी कीजिए, और तब तक अपना ध्यान रखिए। तो अब हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप मेरी वीडियो देखिए, उसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बाय।